हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एकेडमी में। हमारे चैनल एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया गया है, जिसमें हम एजुकेशन से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो बनाते हैं और बेस्ट ट्रिक्स के माध्यम से समझाते हैं। आज हम इस वीडियो में सुपर टेट, जो कि होने की बहुत ज़्यादा संभावना है, सुपर टेट का एसएसटी पूछी जाती है, उस पर पहला पार्ट लेके आए हुए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसएसटी सबको पता होना चाहिए, हिस्ट्री और जियोग्राफी ये सब होता है, मिक्स होता है। तो एसएसटी का पार्ट फर्स्ट है। सबसे ज़्यादा आपका जो सुपर टेट में पूछा जाता है, यही पूछा जाता है। तो इससे आपके बहुत सारे अंक, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सुपर टेट में मिलेंगे, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, पूरा वीडियो देखें। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल बेस लेवल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी पार्ट फर्स्ट है। इसके बाद बहुत सारे 100, 200, 300 वीडियो भी आ सकते हैं, क्योंकि पूरा कवर करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन हैं: इरेटोस्थेनीज, हेरोडोटस, हिप्पोक्रेटस या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इरेटोस्थेनीज जो हैं भूगोल के जनक कहे जाते हैं। और नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है वर्तमान भूगोल के जनक कौन से हैं। ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भूगोल के जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? देखिए यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चंस खुद टाइप किए हैं, तो वो क्वेश्चंस आपके पिछली बार जो सुपर टेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं के बेसिस पे मैंने यहाँ पे तैयार किया है। तो भूगोल के जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो हेरोडोटस, हिकैटियस, हिप्पोक्रेटस या इरेटोस्थेनीज। टाइपिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हिंदी टाइपिंग बहुत टफ होती है, बहुत ज़्यादा करनी भी होती है हमें। तो टाइपिंग में जैसे इरेटोस्थेनीज ये गड़बड़ हो सकता है, तो इस पर ध्यान मत दीजिएगा, मेरी वॉइस को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग किया था, तो इरेटोस्थेनीज ने किया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आपको बता दें, जिन भी स्टूडेंट्स को ये पता नहीं है, जैसे ये क्वेश्चन आपको नहीं पता है, तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, क्योंकि उस पर टिक भी कर देता हूँ और आपका जो राइट आंसर है वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो आप उसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। जब भी फ़ोन को यूज करेंगे तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। अगला है, मानव भूगोल के पिता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है कार्ल रिटर, दूसरा है जीन ब्रून्स, तीसरा है हम्बोल्ट, चौथा है हिप्पोक्रेटस। तो मानव भूगोल का पिता निम्न में से किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कार्ल रिटर को मानव भूगोल का पिता कहा जाता है, कार्ल रिटर को। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। लगभग ये सारे देखिए, हिस्ट्री और भूगोल आपके जितने भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं सब में पूछे ही जाते हैं। तो ये तो आपके लिए वैसे भी हेल्पफुल होगा। अगर आप शिक्षक की तैयारी नहीं कर रहे हैं तब भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को पूरा देखें। अगला है, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? पहला ऑप्शन है हेटनर, दूसरा है जीन ब्रून्स, तीसरा है एच बैरोज, चौथा है इरेटोस्थेनीज। तो भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में किसने परिभाषित किया था? ये भी क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एच बैरोज ने किया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, भू आकृत विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भू आकृत विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। पेसल को, डेविस को, पेंक को या इनमें से कोई नहीं। भू आकृत विज्ञान का जन्मदाता की अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पेसल को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके सुपर टेट में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। हमेशा याद रखना, सुपर टेट में इन्वेंशन या इन्वेंट्री टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं बहुत पूछे जाते हैं, या चाहे वो किसी मेथड को लेके हो या कोई इन्वेंशन को लेके हो, बहुत पूछे जाते हैं। अगला है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? ये स्टेटमेंट आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सुपर टेट के लिए। उसके साथ ही सी टेट में भी ये बहुत पूछे जाते हैं। तो भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? जूनियर लेवल के सीटेट में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। तो यहाँ पे ऑप्शन है वारेनियम, टेलर, कांट या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वारेनियस ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वारेनियस ने बोला था कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, वारेनियस ने बोला था। बार बार रिपीट इसलिए कर देता हूँ ताकि आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाए। आगे देखते हैं। सौरमंडल के बारे में विश्व की सक्षम जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी जो प्रस्तुत की थी वो किसने प्रस्तुत की थी? उसका श्रेय किसको जाता है? पहला ऑप्शन है कॉपरनिकस, दूसरा केपलर, तीसरा गैलीलियो, चौथा है ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं।
तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोपरनिकस ने बताया था ऐसा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। गैलीलियो ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। अगर आपको राइट आंसर नहीं पता है या कुछ भी नहीं पता इसके बारे में, तो सारी डिटेल मैं नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, एक बार कमेंट बॉक्स चेक जरूर कर लेना। उसके साथ ही आपका जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैंने लिंक दे दिए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के, जो आपके हिस्ट्री, जियोग्राफी, इन सभी से, पॉलिटी से रिलेटेड है। वो वीडियो भी आप जाके ज़रूर देखें, क्योंकि किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम को बीट करने के लिए वो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन है ग्रह, दूसरा है उपग्रह, तीसरा है पुच्छल तारा, चौथा है ये सभी। देखिए कुछ लोगों को ये काफ़ी इजी लग रहा होगा, लेकिन ये हमेशा याद रखना, ऐसा नहीं है कि इजी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। हमने पिछले अगर पेपर 2014 की अगर बात करें हम, या फिर पिछले पेपर की बात करें सुपर टेट की, तो बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। तो आपको सारी जानकारी लेते हुए चलना है। ऐसा नहीं कि नॉर्मल है तो आप उसके पढ़ेंगे ही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो सूर्य के चारों ओर जो खगोलीय पिंड घूमते हैं, सबको पता होना चाहिए, उसे ग्रह बोलते हैं, ये पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, भूलोक भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? देखिए भूलोक जो है भूतल का अध्ययन है, वो किसने बोला था? वारेनियस ने बोला था, टेलर ने बोला था, कांट ने बोला था, या चौथा ऑप्शन कार्ल रिटर ने बोला था? तो आंसर नंबर 9 का आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, कांट ने बोला था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? देखिए ये ऐसे क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि काफ़ी बार इनमें संशोधन हो गया था, संशोधन हुआ था। कब हुआ था नीचे आपको बताना है। तो उसके बाद से काफ़ी कन्फ्यूजन है यहाँ पे लोगों में। तो 12 हैं, 10 हैं, 9 हैं या 8 हैं? तो सौर मंडल में प्रेजेंट टाइम पे कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं, याद रखना है आपको। ठीक है, और आपको सीक्वेंस भी याद रखना है। पूछा जाए सूर्य के निकट सबसे कौन सा है? तो बुध है। सबसे दूर कौन सा है? तो वरुण है, ये भी याद रखना है। यम को हटा दिया गया था ग्रह की श्रेणी से। चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? देखिए यहाँ पे हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, तो हिस्ट्री के बारे में आपको बता दें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछे जाते हैं और सभ्यता से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज की अगर बात की जाए, किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी, राखालदास बनर्जी ने की थी, MS वत्स ने की थी, या अन्य ने की थी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की थी दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है। अगला प्रश्न कह रहा है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर को त्याग दिया था? देखिए सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा त्याग किया था, जैन मुनि मतलब उसने जैन धर्म अपनाया होगा। तो कौन से शासक ने जैन धर्म अपनाया था? ऑप्शन देख लेते हैं, बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या अन्य? तो वह शासक जिसने जैन धर्म अपनाया और जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर का त्याग किया था, मतलब बिना खाना, मतलब खाए पिए बिना अपने शरीर को त्याग किया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने। देखिए यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, ठीक है, उन्होंने जैन धर्म अपनाया था, अशोक के दादाजी थे ये, उन्होंने जैन धर्म अपनाया था। और जो अशोक महान थे उन्होंने बुद्ध धर्म अपनाया था, बौद्ध धर्म अपनाया था। याद रखना है आपको, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था और अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बता दें बैटल से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था? यहाँ पे जितनी भी जानकारी मैं आपको दे सकता हूँ एक वीडियो में, एक PDF में, उतनी सारी दे देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये भी मैंने शो कर दिया है। तो किसके किसके मध्य हुआ था? तो वो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था, मोहम्मद गौरी और भीम के मध्य हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य हुआ था, मोहम्मद गौरी और जयसिंह के मध्य हुआ था, मोहम्मद गौरी और अजय पाल के मध्य हुआ था। किसके किसके मध्य हुआ था ये आपको बताना है। तो आपका इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय। देखिए पृथ्वीराज तृतीय को ही पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय जीत गए थे और फिर से लड़ा गया था तराइन का जो दूसरा युद्ध था। चलिए वो आपकी अगले आगे आने वाले क्वेश्चंस में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे आपको बताना है, मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी दो आए थे शासक, तो उनमें क्या अंतर था? मतलब एक राज्य करना चाहता था और एक पैसा कमाना चाहता था, उनमें से कौन सा क्या करना चाहता था? नीचे कमेंट बॉक्स में आपको डिटेल में बताना है, क्योंकि जितनी जानकारी आप शेयर करेंगे, जितना रिसर्च करेंगे किसी चीज़ पे, साइकोलॉजी कहती है सबसे ज़्यादा चीज़ें आपको वही कंठस्थ होती हैं। इसलिए चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी के बारे में डिटेल से आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। आगे देखते हैं, बंगाल के मुगल साम्राज्य से पृथक करके स्वतंत्र किसने किया था? पहला ऑप्शन है मुर्शिद कुली खान,
दूसरा है सआदत खान, तीसरा सरफराज खान या अन्य। अन्य का मतलब यहाँ पे अन्य इसलिए लिखा है इनमें से कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि इनमें से कोई नहीं लिखने में ज़्यादा समय व्यर्थ होता है। तो बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक करके स्वतंत्र किसने कर दिया था? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मुर्शिद कुली खान ने ऐसा किया था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आपको बता दें, अगर आप किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को, ठीक है, सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं चैनल के साथ, ताकि जितने भी वीडियोस मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास। और सबसे बेटर है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके सारी प्लेलिस्ट देख लीजिए, हो सकता है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पे मिल जाएं। अगला है विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था? 1853 ईस्वी में बना था, 1856 ईस्वी में बना था, 1863 ईस्वी में बना था या 1865 ईस्वी में बना था? तो विधवा पुनर्विवाह कानून जो बना था, मतलब पहले विधवाओं की शादी नहीं होती थी, लेकिन अब ऐसा कानून बन गया था जिससे विधवा की भी शादी हो जाती थी। तो ऐसा 1856 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे अभी मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, चलिए दिखा देते हैं। ये जो क्वेश्चन डिस्कस किया था युद्ध के बारे में, यहाँ पे आपको बता दें, आई बटन पे मैंने एक लिंक दे दिया है। एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें बहुत ही अच्छी ट्रिक्स के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें मैंने समझा दी थी। जितने भी इम्पॉर्टेंट आपके युद्ध हुए हैं पूरे इतिहास में, तो सारे बहुत ही अच्छे ट्रिक्स के माध्यम से पूरी डिटेल से समझाया है आपको, एक तरीके से कहानी जैसा वहाँ पर समझाया है, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। विद फिगर वहाँ पर चित्र भी दिखाया मैंने। तो आई बटन प्रेस करके वो वीडियो ज़रूर देखें, अदरवाइज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ जाके भी आप देख सकते हैं। क्योंकि कुछ चीज़ों को साथ में लेके चलना चाहिए। एक क्वेश्चन उसका आया है, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट तो मैंने डिस्कस कर लिया, हो सकता है कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ दें, तो वो वीडियो ज़रूर देख लें। ये तो एक बेस है, यहाँ पे आपको समझाएंगे कैसे होता है। चलिए आगे देखते हैं। अंग्रेज़ों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? ठीक है, तो कब अपनाई थी ये बताना है। 4 ऑप्शन है आपके, 1877 ईस्वी में, 1833 में, 1858 में, 1799 में। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके यूपीएससी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। उसके साथ ही यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, सुपर टेट में भी पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ पे मैं लेके आया हूँ। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। 1858 ईस्वी के बाद अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, इंग्लैंड के गृह युद्ध और मतलब जो इंटरनेशनल मतलब जो रिवॉल्यूशन हुए हैं उनके बारे में भी काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभार, तो वो भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो, क्योंकि इतनी हाई कट ऑफ बनेगी। तो अगर 1-2 नंबर से भी आप रह रहे हैं तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी, इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो 4, 7, 2 या 10। कितने वर्षों तक चला था? कक्षा 8 से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, हाई स्कूल तक डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा। तो कितने वर्षों तक चला था? 7 वर्षों तक चला था। ठीक है, इंग्लैंड का गृह युद्ध। एक चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी थी, इंग्लैंड का जब गृह युद्ध हो रहा था तो वहाँ का शासक कौन था? राजा, रानी या महारानी कौन थी? चलिए आगे देखते हैं। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? पश्चिमी एशिया से आए थे, पूर्वी एशिया से आए थे, केंद्रीय एशिया से आए थे या दक्षिणी एशिया से आए थे? ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेखपाल भर्ती या फिर नॉर्मल जो भर्तियाँ होती हैं, पुलिस की भर्तियाँ होती हैं, उसमें तो पूछा ही जाता है, उसके साथ सुपर टेट इनमें भी पूछे जाते हैं। तो आर्य भारत में कहाँ से आए थे? नो डाउट सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। तो केंद्रीय एशिया से आए थे, आर्य भारत के मूल निवासी नहीं थे ऐसा कहा जाता है। तो केंद्रीय एशिया से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? यहाँ पे काल की बात हो रही, किस काल में रचना हुई थी रामायण और महाभारत की? सिंधु घाटी अवध में या द्राविड़ अवध में, वैदिक अवध में, आर्यों की अवध में? रामायण और महाभारत जो हमारे महाकाव्य उनकी रचना कब हुई थी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, आर्य अवधि में हुई थी। आर्य मध्य एशिया के निवासी थे, भारत के मूल निवासी नहीं थे। इतनी जानकारी मैंने आपको दे दी है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? गुप्त साम्राज्य, सॉरी समाज, यहाँ पे टाइपिंग गड़बड़ हो गया। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? 4 ऑप्शन है, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त और बृहदगुप्त। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, गुप्त साम्राज्य की अगर स्थापना की बात की जाए तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त। देखिए, गुप्त साम्राज्य की स्थापना वैसे तो श्रीगुप्त ने की थी, ठीक है, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य का एक स्वतंत्र शासक था, लेकिन जो श्रीगुप्त था वो किसी के अधीन था। तो अगर सीधे सीधे पूछा जाए गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, ऑप्शन में अगर चंद्रगुप्त है तो वो लगाएंगे, श्रीगुप्त है तो श्रीगुप्त लगाएंगे। अगर पूछा जाए गुप्त वंश की स्थापना स्वतंत्र रूप से या पूर्ण रूप से किसने की थी, तब चंद्रगुप्त और श्रीगुप्त है तो चंद्रगुप्त लगाएंगे। इस चीज़ के बारे में पूरा डिटेल से मैं नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को क्या कहते हैं?
एक ग्रह है उसके चारों ओर छोटे छोटे आकाशीय पिंड परिक्रमा करते हैं, उन्हें क्या बोला जाएगा? ग्रह के चारों ओर जो परिक्रमा करते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? पुच्छल तारा बोलेंगे, ग्रह बोलेंगे, उपग्रह बोलेंगे, या ये सभी बोलेंगे? तो नो डाउट सभी को आंसर इसका पता होना चाहिए। उपग्रह बोलते हैं। देखिए, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएंगे उन्हें ग्रह बोला जाएगा, जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाएंगे उन्हें उपग्रह बोला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया था। ग्रहों की जो गति का नियम है किसने प्रतिपादित किया था? केपलर ने किया था, गैलीलियो ने किया था, न्यूटन ने किया था। किसने किया था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन मैंने दिए हैं, इसमें से जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। ग्रहों की गति का जो नियम दिया था केपलर ने दिया था। मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि गैलीलियो ने क्या किया था, तो वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? सभी ने यूट्यूब पे या कभी उड़ती हुई अफवाह सुनी होगी या लोगों के मुंह से सुना होगा कि नॉर्वे में क्या होता है, आधी आधी रात को सूर्य दिखाई देता है। तो ऐसा कब होता है? मतलब हमेशा तो नहीं होता, लेकिन कौन कौन सी डेट्स पे होता है? तो 12 अगस्त को होता है, 21 जून को होता है, 21 जुलाई को होता है, 21 मार्च को होता है। कब होता है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 23 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 21 जून को नॉर्वे में अर्धरात्रि को सूर्य दिखाई देता है, ये याद रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, सौर मंडल की खोज किसने की थी? कॉपरनिकस ने की थी, आर्यभट्ट ने की थी, कार्ल रिटर ने की थी, या केपलर ने की थी? सौर मंडल की भी खोज की गई है, ये तो सबको पता होना चाहिए। तो किसने की थी? कॉपरनिकस ने की थी। चलिए आगे देख लेते हैं। काफ़ी फास्टली पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये बेसिक सी चीज़ें हैं। सभी ने जब भी कोई भूगोल पढ़ना चाहता होगा तो नॉर्मल सी यही चीज़ें सबसे पहले आती हैं, तो ये चीज़ें सबको पता होती है। लेकिन जो लास्ट में या जो आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? पृथ्वी को, शुक्र को, शनि को, सूर्य को। तो किसे बोला जाता है? ऑप्शन नंबर डी होगा, सूर्य को बोला जाता है, क्योंकि सूर्य ही उसका एक तरीके से हम अगर कहें तो मुखिया है। उसके चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, ग्रहों के चारों ओर उपग्रह चक्कर लगाते हैं, तो सूर्य यहाँ पे मेन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाएगा? देखिए, मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक है, और ऐसे कोई चक्कर लगा रहा है, मान लो ऐसे, तो यहाँ पे होगा तो नज़दीक होगा, यहाँ पे होगा तो सबसे दूर होगा। ये नज़दीक की स्थिति है, ये दूर की स्थिति है। तो यहाँ पे एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी लेवल का है, यूपी लेवल का है, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो पेरिज कहा जाता है, अपसौर कहा जाता है, उपसौर कहा जाता है, उपोजी कहा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है जब तक मैं बोल रहा हूँ। देखिए यहाँ पे सूर्य जो है उसकी अपने मतलब सूर्य से किसी भी ग्रह की, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो दूरी होती है उस दूरी को क्या बोलते हैं? 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपसौर बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? सेम ऑप्शंस हैं यहाँ पे, ऑप्शंस पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, उपसौर बोला जाता है। देखिए, जितनी भी जानकारी आपको मिल सकती है क्वेश्चंस के माध्यम से उसमें मैं दे देता हूँ, और डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिंक हैं। आई बटन को प्रेस जरूर करें क्योंकि उसमें काफ़ी लिंक मैंने अच्छे दे दिए हैं ढूंढ के। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तारामंडल की बात की जाए तो 97 है, 81 है, या फिर 95 है, या 89 है। तो कितने तारामंडल हैं सौरमंडल में? तो अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं। ठीक है, 89 तारामंडल हैं अंतरिक्ष में, याद रखना है आपको, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? देखिए, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? ग्रहों को कैटेगराइज किया गया है, सभी को पता होना चाहिए। तो पार्थिव ग्रह रखे गए हैं कि उनकी संख्या कितनी है? 5 है, 8 है, 4 है, 7 है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में अगला जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा बहुत ही डिटेल में समझा दूंगा। बाकी डिटेल मैं नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ पर जाके आप जरूर देख लें। तो यहाँ पे जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4 होते हैं। पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 है, और कौन कौन से होते हैं या क्या क्या है वो नीचे डिटेल में पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, वहाँ जाके जरूर देख लेना। अगला प्रश्न कह रहा है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है? तो उल्का कहलाती है, अभिनव तारा, धूमकेतु, या ये सभी? तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कौन से कहलाते हैं? वीडियो खत्म होने से पहले या इसका क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, ना लाइक्स आते हैं, ना कमेंट, ना कुछ भी, व्यूज़ तक नहीं आते हैं, तो काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि मेहनत तो हम उतनी ही कर रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है, ताकि सभी को पता चल सके हमारे इस सेशन के बारे में, जो कि सुपर टेट और जूनियर लेवल के सीटेट इन सभी के बारे में चलाते हैं हम।
और चैनल को विजिट करें, क्योंकि ये वीडियो अगर आपके काम का नहीं तो हो सकता है बहुत सारे वीडियोस वहाँ पे हों जो आपके काम के हों। आई बटन पर प्रेस करके ज़रूर देखा करें, डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करें, और वीडियो के एंड में जो स्क्रीन पे आते हैं उनको भी आप चेक कर लिया करें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाते हैं वो अभिनव तारा कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। अब आप हमारे चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, ताकि जब भी अगला वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आए आपके पास और आप वो वीडियो देख पाएँ। यहाँ पे प्लेलिस्ट मैंने दे दी, इस प्लेलिस्ट को देख के आप अपने काम की चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए, थैंक यू।